नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रांजल और आज मैं मित्र मेला क्रांति दूत जो कि डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव द्वारा लिखित क्रांति दूत सीरीज़ की तीसरी पुस्तक है, उसमें से अपना पसंदीदा चैप्टर जो है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। एक्चुअली मैं उस चैप्टर को रीड करने वाला हूं, सो इट्स काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो मुझे आशा है कि आप सुनेंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट में कि कैसा लगा आपको ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरे प्रकरण का नाम है होम सिकनेस। दूसरा दिन नया जोश लेकर आने वाला था। सावरकर की ज़िंदगी के पहले समुद्री सफ़र पर चलने को अब सभी पूरी तरह से तैयार थे। दूसरे दिन भाई जी जब कक्षा में आए तो अचरज में पड़ गए। ऐसा तो पहली बार हुआ था कि कक्षा में बैठने की जरा भी जगह नहीं बची थी। आज पहली बार सारे छात्र भाई जी से पहले आए हुए थे। हम तैयार हैं, भगत सिंह की आवाज़ आई। भाई जी मुस्कुराए, किताब मेज़ पर रखी और बोले, मैं भी। तभी घड़ियाल ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए 8 बार का इशारा किया। भाई जी शुरू हुए। देखिए, होता यूँ था कि उन दिनों समुद्र की लंबी दूरी वाली यात्रा करने वालों को सिर्फ 2 ही दुख हुआ करते थे, एक सी सिकनेस और दूसरा होम सिकनेस। कहने को तो यह सावरकर की पहली समुद्री यात्रा थी, लेकिन सी सिकनेस का उन पर दूर दूर तक प्रभाव नहीं था। और घर की याद? पीछे से आवाज़ आई। भाई, वो तो सभी को आ रही थी। भाई जी हंसते हुए बोले। सावरकर ने बहुत छोटी सी उम्र में ही प्लेग की भयावहता का अनुभव करते हुए अपने माता पिता को खो दिया था। इसी कारण सावरकर अपने भाइयों और अपनी बड़ी भाभी के बहुत करीब थे। जहाज के लगभग सभी साथियों को सी सिकनेस सताने लगी थी और उनका खाना पीना लगभग बंद हो चुका था। इतना होने के बावजूद भी उनकी बैरिस्टर बनने की इच्छा शक्ति ने उनको मजबूत बनाकर रखा हुआ था। एक शाम हरनाम सिंह बड़े उदास होकर सावरकर के पास आए और रोने लगे। क्या हुआ? सावरकर ने शांत स्वर में पूछा। मुझसे नहीं हो पा रहा है, कहते कहते हरनाम सिंह उठे और वॉश बेसिन में जाकर उल्टी कर दी। सावरकर उनके पास पहुंचे और पीठ सहलाने लगे। ऐसा होता है हरनाम, तसल्ली रखो। पहली यात्रा में हर किसी के साथ यह सब होता है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन जी घबराता है। कुछ खाया? सावरकर ने स्नेह से पूछा। ना, हरनाम ने सर हिलाया। इससे तो और परेशानी होगी। हरनाम के चेहरे पर पसीने बहे जा रहा था। लेट जाओ थोड़ी देर हरनाम। हरनाम ने लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। सावरकर सिरहाने बैठकर हरनाम का माथा सहलाने लगे। तभी उनको लगा कि उनकी उंगलियां गीली हो रही है। चौंक कर देखा तो हरनाम की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। असल बात बताओ हरनाम, सावरकर ने हरनाम का हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं रह पाऊंगा अपने घर वालों के बिना। और हरनाम फूट फूट कर रो पड़े। सावरकर कुछ नहीं बोले। सावरकर, आप मेरे एकमात्र करीबी मित्र हैं। आप मुझ पर हंसेंगे, लेकिन मैं अपने परिवार से दूर होने का दर्द सहन नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे घर में पैसे की कमी नहीं है। मैं पैसे के लिए बैरिस्टर बनना नहीं चाहता। मैं सिर्फ पैसों के लिए अपने परिवार से इतनी दूर, और वो भी एक विदेशी भूमि पर नहीं रह सकता। हरनाम की आवाज़ भर्रा रही थी। आज 15 दिन हो गए हैं अपने घर वालों की आवाज़ सुने हुए। हरनाम फिर रो पड़े। सावरकर उसको रो लेने देना चाहते थे। एक बार जब हम लंदन पहुंच जाएंगे तो मैं वापसी का टिकट लेकर भारत लौट जाना चाहता हूं। सावरकर कुछ नहीं बोले। मैं शर्मिंदा हूं दोस्त कि मैं इतना कमज़ोर निकला। अब सावरकर की बारी थी। उन्होंने हरनाम को उठाया और बोले, आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, इसमें शर्म की क्या बात है? यह तो स्वाभाविक है। आपको घर की याद आनी ही चाहिए। आपको बेचैन महसूस करना ही चाहिए।
इससे यही तो साबित होता है ना कि आपके लिए आपके परिवार वाले बेहद खास है। हरनाम ने हाँ में सर हिलाया। अब ये बताओ कि अगर हम अपने परिजनों से बहुत प्यार करते हैं तो क्या हमें उनकी खातिर किसी त्याग के लिए तैयार नहीं होना चाहिए? हरनाम ने जवाब नहीं दिया। हरनाम मेरे दोस्त, कभी कभी जीवन में महान उद्देश्य के लिए परिवार से अलग होना पड़ता है। अब मुझे ही देखो, मुझे रोज़ आप जैसा ही महसूस होता है। मैं भी अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अपनी इच्छा को दबा लिया है। उसका कारण ये नहीं है कि मेरा उद्देश्य कुछ और है। मैं अपने परिवार को अपने उद्देश्य के आड़े नहीं आने देना चाहता। हमें ऐसे प्रलोभनों में नहीं पड़ना है, बल्कि उन्हीं परिवार वालों के प्यार को अपनी शक्ति बनाना है। क्या उद्देश्य है आपका? हरनाम ने पूछा। सावरकर मुस्कुराए और बोले, अच्छा ये बताओ हरनाम, इस दूरी और अलगाव के दुख को ख़त्म करने के लिए उनका प्यार काफ़ी नहीं? हरनाम अपने आंसू पोंछ चुके थे। आपको गुरु गोविंद सिंह जी याद है ना, जिन्होंने सिखों को एकजुट कर मुगलों के खिलाफ हिंदुओं की रक्षा के लिए तलवार उठाई थी। आपको तो पता ही है ना कि उनके बड़े बेटे अजीत सिंह 17 वर्ष की आयु में चमकौर युद्ध में मारे गए थे और उनका दूसरा बेटा जुझार सिंह भी मात्र 13 वर्ष की आयु में मुगलों के खिलाफ युद्ध में शहीद हो गया था। हरनाम को सावरकर से गुरु गोविंद सिंह की कहानी की उम्मीद नहीं थी। वो चौंक गए। सावरकर आगे बोले, दोनों बेटों को शहीद हो जाने के अगले दिन गुरु गोविंद सिंह अपने परिवार के साथ घेराबंदी से तो बच जाते हैं, लेकिन अपने बाकी 2 बेटों से बिछड़ जाते हैं। उनके बाकी 2 बेटों जोवर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद का मुगल सूबेदार अपनी कैद में कर लेता है। बात यहीं नहीं रुकती। जब जोवर सिंह, जिनकी उस वक्त आयु 8 वर्ष, और फतेह सिंह, जिनकी आयु 5 वर्ष थी, इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर देते हैं तो मुग़ल उनको जिंदा दीवार में चुनवा देते हैं। हरनाम स्तब्ध थे। अब ये बताओ हरनाम कि क्या गुरु गोविंद जी चाहते तो अपने और अपने परिवार के प्राण नहीं बचा सकते थे? बचा सकते थे ना? यह तुमको भी पता है। किंतु उनके सामने परिवार से पहले उनका एक महान उद्देश्य था, जिसके सामने परिवार भी कुछ नहीं था, और वो था राष्ट्र प्रेम, धर्म के प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा। जब उनके पुत्र नहीं रहे तो आपको पता है कि गुरुजी के क्या वचन थे? उन्होंने कहा था, मेरे वीर पुत्रों ने महान हिंदू धर्म के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आज दुनिया गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति श्रद्धावान है। उनको महान वीर के रूप में पूजा जाता है। हरनाम का चेहरे अब कठोर होते जा रहे थे। क्या गुरु गोविंद सिंह के पुत्र अपने प्राण नहीं बचा सकते थे? बचा सकते थे, अगर उन्होंने धर्म और देश की रक्षा के लिए युद्ध में जाने से मना कर दिया होता। वो अपने एकमात्र उद्देश्य को भूल अपने परिवार के साथ रहने को ही अपने जीवन का उद्देश्य मान लेते तो वो अपने प्राण बचा सकते थे। हरनाम ने धीमे स्वर में जवाब दिया। तो क्या आप गुरु गोविंद सिंह को भी एक हृदयहीन पिता मानेंगे? क्या उनको अपने परिवार से प्यार नहीं था? अगर उन्होंने भी डर के मारे इस्लाम को गले लगा लिया होता तो क्या हम उन्हें अपने सम्मान के योग्य मानते? वो भी अपना एकमात्र उद्देश्य भूलकर इस्लाम को गले लगाकर सुख चैन से अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर सकते थे। आप सही कह रहे हैं भाई जी। गुरु गोविंद सिंह का परिवार शायद अधिक समय तक जीवित रह जाता, लेकिन वे कभी भी हिंदुओं के लिए अमर नहीं होते। इसलिए अगर आप और हम कहते हैं कि हम गुरु गोविंद सिंह के शिष्य हैं तो हमें छोटी मोटी कठिनाई के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने लोगों से अलगाव के बदले अगर हम अपने देश, धर्म और समाज को बेहतर बना सकते हैं तो हमें अपने पद से भटकना नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात सावरकर। हरनाम की आवाज़ में जोश था। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? पैसा कमाना, बैरिस्टर बनना या इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करना?
सावरकर अब मुस्कुरा रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए हमारा उद्देश्य? हरनाम से पूछा। रुपया, पैसा, पद, शोहरत, यह सब बेहद मामूली चीज़ें हैं हरनाम। हमारा उद्देश्य इतना तुच्छ नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही होना चाहिए और वह है भारत की स्वतंत्रता। तुम ये मान कर चलो कि हम उसी के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। आज के बाद बाकी के सारे कारण गौण हो जाने चाहिए। आपको सच में अपने उद्देश्य के सामने अपने परिवारजन याद नहीं आते? क्यों नहीं आते हरनाम? आते हैं, बहुत याद आते हैं। मुझे पता है कि मेरे परिवार की कुशलता जानने में कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा, लेकिन फिर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सोचने लगता हूँ। वो जब इंग्लैंड से कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत की यात्रा के लिए निकले थे तो उनके जहाज़ों को भारत पहुँचने में 6 महीने का समय लगता था। वापसी की यात्रा के लिए वो फिर समुद्र में करीब 6 महीने बिताते थे। वो पूरे 6 महीने अपने परिवार से दूर रहते थे। तो क्या अंग्रेज़ों ने भारत आना बंद कर दिया था? नहीं, अंग्रेज़ लगातार भारत आते रहे और हमारे पूर्वजों के साथ संघर्ष करते रहे। हरनाम बोले। हाँ हरनाम, और आखिरकार उन्होंने भारत में अपना शासन स्थापित करके ही चैन लिया। उनका उद्देश्य क्या था? परिवार के साथ समय बिताना या विदेशों में अपनी प्रभुता स्थापित करना? तो मित्र, अगर हम उन्हें वाकई में हराना चाहते हैं तो हमें उनके मुकाबले 100 गुना अधिक बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप आगे से मुझे इस हालत में कभी नहीं देखोगे दोस्त। हरनाम ने सावरकर का हाथ थाम लिया। सावरकर कैबिन की खिड़की के पास आए और समुद्र की ओर इशारा कर बोले। हरनाम, एक समय ऐसा भी था जब हमारे पूर्वजों ने इंडो चीन से आगे तक जाकर अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। पूर्व में मैक्सिको और पश्चिम में इराक तक हमारा अधिकार था। हमारे पूर्वज भी अपने इन उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर समुद्री यात्रा पर निकलते थे। वो बात अलग है कि उत्तरी भारत में मुस्लिम आक्रमण के बाद हमारे पूर्वजों की समुद्री यात्रा पर विराम लग गया था, लेकिन अब हमें एक बार फिर से पूरे विश्व में भारतीय ध्वज फहराने का सपना देखना चाहिए। यही वह महान उद्देश्य है जो हम सभी को व्यक्तिगत कष्टों को सहन करने का साहस देगा। आज भी मेरा उद्देश्य यही है भाई। बताइए क्या करना होगा? हरनाम बोले। हमें अपनी माँ को अंग्रेज़ों की कैद से आज़ाद कराना है हरनाम। यही है मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य। भाई परमानंद ने किताब मेज़ पर रखी तो जैसे सब नींद से जागे। आगे तो बताइए क्या हुआ? एक छात्र ने पूछा। परमानंद जी मुस्कुराए। उन दिनों इंग्लैंड गए भारतीय छात्र एक बिल्ला पहना करते थे। यह बिल्ला 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए युद्ध में शामिल भारतीय नायकों के सम्मान में पहना जाता था। इस बिल्ले को पहनने को लेकर भारतीय और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच अक्सर झड़प हो जाया करती थी। सावरकर के नज़दीक आने के बाद ऐसा कैसे होता कि हरनाम सिंह को वो बिल्ला ना पहनते? ब्रिटिश अधिकारियों के ज़ोर देने के बाद भी उन्होंने वो बिल्ला हटाने से इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने उसे पहनने के लिए भी माफ़ी नहीं मांगी। आखिरकार हरनाम को श्रीनेश्वर कृषि महाविद्यालय से निकाल दिया गया। अधिकारियों ने नाभा के महाराजा पर भी दबाव डाला कि महाराजा हरनाम की छात्रवृत्ति वापस लें। भाई परमानंद जी रुके। आगे तो बताइए ना, एक आवाज़ आई। ना तो हरनाम ने माफ़ी मांगी और ना ही कभी वो कॉलेज लौट कर आए, जबकि उन्हें स्वर्ण पदक दिया जाने वाला था। पूरी कक्षा स्तब्ध थी। ये थे सावरकर, ये था उनका जादू। भाई जी कक्षा के बाहर जा चुके थे और सभी छात्र सन्नाटे में वहाँ बैठे थे।